हिंदी व्याकरण से संबंधित वाक्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। जैसे हमने देखा था कि वर्ण को क्या कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन वाक्य को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। और इसकी परिभाषा है कि शब्दों अथवा पदों का सार्थक योग वाक्य कहलाता है। इसमें कम से कम एक क्रिया का होना आवश्यक है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया के मिलने से वाक्य बनता है। और वाक्य की प्रमुख अंगों के बारे में जानते हैं कि वाक्य के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य के बारे में जानते हैं, जो कर्ता यानी कार्य करने वाला होता है वो उद्देश्य होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है वाक्य में कि राहुल गाना गाता है, तो इसमें राहुल क्या है, हमारा उद्देश्य है। राहुल यहाँ पर उद्देश्य है और उसी को हम कार्य करने वाले तो कर्ता मानते हैं, और उसके द्वारा किया गया कार्य, जैसे ये गाना गाता है तो वो विधेय कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, प्रयोग, रचना अथवा संरचना के आधार पर, और अर्थ के आधार पर, और क्रिया के आधार पर। तो हम इस टॉपिक में इस क्लास में बात करते हैं प्रयोग अथवा संरचना व रचना के आधार पर, यानी बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रमुख रूप से वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। एक है आपका ये सरल वाक्य, ठीक है, और दूसरा है आपका ये संयुक्त वाक्य, तीसरा है आपका ये मिश्र वाक्य। तो हम तीनों के बारे में चर्चा करते हैं कि इनका मतलब क्या है। सरल वाक्य में तो हम जान सकते हैं कि जिसमें कम से कम एक क्रिया और एक कर्ता का होना जरूरी होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि गीता की प्रिय दोस्त सीता सुंदर गाना गाती है। यहाँ पर गीता की प्रिय दोस्त सीता, तो ये सीता के बारे में ही बताया गया है, यानी ये टोटल मिला के जितने भी पद हैं ये उद्देश्य का कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारे उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में सुंदर गाना गाती है, तो इस उद्देश्य का विस्तारक जो शब्द है सुंदर गाना गाती है, तो ये हमारा विधेय हो गया। अगला है कि गीता, राहुल, श्याम व राम भोजन खाते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उद्देश्य 3 है, गीता, राहुल, श्याम व राम 4 है, और उनके द्वारा एक ही क्रिया की जा रही है, भोजन खाते हैं। तो ऐसे में भी ये हमारे चारों जो उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य क्योंकि एक ही क्रिया को सभी करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हम इनको एक उद्देश्य मानते हैं और इनके द्वारा किए गए कार्य को हम विधेय मानते हैं। नोट आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो परंतु सभी के लिए एक ही क्रिया हो तो सरल वाक्य होगा। यानी अभी तक तो हमने ये जाना था कि सरल वाक्य का मतलब ये होता है कि जिसमें कम से कम एक कर्ता और एक ही क्रिया हो, लेकिन यहाँ पर कुछ हम कंडीशन भी देखते हैं, इसके नियम भी जानते हैं कि सरल वाक्य के किस प्रकार से 2-3 और नियम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगला पॉइंट में कि श्याम पढ़ व लिख रहा है। अब इस वाक्य में देखने से तो हमें यह पता चल रहा है कि जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य तो हमारा एक है श्याम, ठीक है, लेकिन उसके द्वारा क्रिया कितनी की जा रही है, पढ़ने की भी क्रिया की जा रही है, लिखने की भी क्रिया की जाती है, यानी एक ही उद्देश्य है लेकिन उसके द्वारा 2 क्रियाएं की जा रही हैं। तो यहाँ पर हम इसको श्याम तो हमारा उद्देश्य है और उसके द्वारा की गई क्रियाएं विधेय है, तो ये भी सरल वाक्य में ही आएगा। फिर एक ध्यान देने योग्य बात है कि जिस वाक्य में कर्ता एक ही हो परंतु उसके द्वारा की जाने वाली 2 या उससे अधिक क्रिया हो, तब भी वह किस में होगा, सरल वाक्य में ही माना जाएगा। एक और तीसरी जो यहाँ पर थोड़ा सा नियम है इसके बारे में, सरल वाक्य के बारे में, कि देखो नेहा, रूबी व मोहन पढ़ व लिख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्ता तो एक से अधिक है और क्रिया भी एक से अधिक है,
पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि जितने भी कर्ता हैं सभी के द्वारा जितनी भी क्रियाएं हैं सभी की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मोहन पढ़ रहा है और नेहा लिख रही है, नहीं, नेहा भी पढ़ रही है लिख रही है, रूबी भी पढ़ रही है लिख रही है और मोहन भी पढ़ रहा है लिख रहा है। तो ऐसे में भी हम यहाँ पर नेहा, रूबी व मोहन तीनों को एक उद्देश्य मानेंगे और उनके द्वारा की गई जो समान क्रिया है उसको विधेय मानेंगे। जैसे नेहा भी क्या कर रही है, यहाँ पे हमने ड्रॉ करके बता दें, पढ़ रही है और नेहा लिख भी रही है। इसी तरह से रूबी पढ़ भी रही है लिख भी रही है, तो समान क्रियाएं की जा रही हैं। यदि क्रिया समान हो तो सभी कर्ता एक ही उद्देश्य माने जाएंगे। अब हम संयुक्त वाक्य के बारे में जानते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्य जो साधारण हो और स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रखते हो, अपना अर्थ को रखते हो। जैसे मैं गाना गाती हूँ, सीता खाना खाती है। तो यहाँ पे मैं गाना गाती हूँ ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है और सीता खाना खाती है ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम इसमें से कोई भी एक क्रिया को हटा दें तो दूसरी क्रिया का कोई असर नहीं होता, वो अपने आप में पूर्ण मानी जाती है। जैसे यहाँ पर हमें लिखा है कि नोट में कि स्वतंत्र वाक्य से तात्पर्य है कि यदि किसी वाक्य को हटा देंगे तो दूसरे वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने देखा है कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और, अथवा, किंतु, परंतु शब्द आते हैं, लेकिन अल्प विराम, ये आप ध्यान दो, ये जो अल्प विराम है ये भी योजक चिन्हों के अंतर्गत आता है, जो कि हम नहीं ध्यान दे पाते। हमारे दिमाग में यही रहता है कि और से जुड़ा है, परंतु से जुड़ा है, तो वही संयुक्त वाक्य है। इसके बाद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, बस छोटी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड रहती है। जैसे वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो। वाक्य का वह भाग जिस पर अन्य आश्रित उपवाक्य निर्भर होते हैं। जैसे आश्रित उपवाक्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अब आश्रित वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। एक वाक्य हमने लिखा है कि गांधी जी ने कहा। अब कहा, क्या कहा, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी इसमें करता है यानी उद्देश्य हो गए, और कहा यानी क्रिया यानी विधेय। तो ये गांधी जी ने कहा एक क्या है, साधारण वाक्य है। कि अब उनके द्वारा कथन कहा गया है जो, वो हमारे आश्रित उपवाक्य माने जाते हैं। उद्देश्य के द्वारा जो कहा गया कथन है वो हमारे क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य माने जाते हैं। आश्रित उपवाक्य को पहचानने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ वो मिश्र वाक्य में आते हैं। जैसे जिसमें कर्ता और क्रिया का पता नहीं चलता, ऐसे वाक्य हमारे क्या होते हैं, वो मिश्र वाक्य में आते हैं। जब सभी वाक्य योजकों से आरंभ होते हैं तो उसमें अंतिम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी योजक शब्द है, जिसकी से शुरू हुआ है, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। और उसकी भैंस, तो उसकी भैंस हमारा क्या है, यहाँ पर उसकी जो योजक शब्द है वो हमारा प्रधान उपवाक्य होगा। और जिसकी जो योजक शब्द है तो वो हमारे वाक्य कैसे होंगे, आश्रित उपवाक्य। उदाहरण के लिए, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना ये क्या है, हमारा योजक शब्द है और ये हमारा कैसा है, आश्रित उपवाक्य। और उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा, ये हमारा कैसा है, तो प्रधान उपवाक्य है। कि यहाँ पर की देखते हैं, जो बड़ी की मात्रा की लगी होती है वो संबंध कारक होता है, और जो छोटी की मात्रा की लगी होती है वो कथनात्मक होते हैं। यानी किसी के द्वारा कहे गए कथन को हम की से शुरू करते हैं। मिश्र वाक्य के योजक शब्द हैं की, क्योंकि, जो, जिसे, जिन्हें, जितना, जिसका,
जैसे जो आदि शब्द आते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। संज्ञा प्रधान, जैसे कि और क्योंकि से जो शुरू होता है। विशेषण प्रधान, जो, जिसे, जिन्हें, जिसका से शुरू होता है। क्रिया विशेषण प्रधान, जितना, जैसे, जो इस प्रकार के शब्दों से शुरू होने वाले वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण प्रधान उपवाक्य। तो बच्चों, आप लोग जो है मेरे वीडियो को इसको आप देख सकते हैं और पूरा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। वाक्य के बारे में इसमें डिटेल से जानकारी है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं।